हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में हमारा पुर्तगाल ख़त्म हो चुका है। यूरोपियन के आगमन में जो आपके पुर्तगाल आए थे वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। कैसे उनका आना हुआ, क्या सरकमस्टांसेस हुए थे कि यूरोपियंस हिंद महासागर की ओर से अपना रास्ता खोजने के लिए इतने तत्पर हो रहे थे, जहां उन्होंने अमेरिका भी खोज डाला, ब्राज़ील भी खोज डाला, केप ऑफ गुड होप भी खोज डाला, फिर भारत का भी समुद्री रास्ता उन्होंने खोज डाला। तो पुर्तगाली हम ख़त्म कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं डच का भारत में आगमन। हम सबको पता है, लास्ट लेक्चर्स में हम कंप्लीट कर चुके हैं कि सबसे पहले कौन आए थे, पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर अंग्रेज आए थे, फिर आपके डेनिश आए थे, फिर फ्रांसीसी आए थे। ठीक है, तो आज हमारा सेकंड क्या है, डच का भारत में आगमन। तो देखो, ये कुछ वन लाइनर बनाए हैं, लेकिन उससे पहले हमें समझना तो पड़ेगा कि क्या रीज़न था डचों का कि वो भारत आने के लिए उत्सुक हुए। तो उस चीज़ को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो हमें समझना पड़ेगा कि डचों का आगमन और उनकी गतिविधियां कैसे हुई। ये चीज़ तो हमें करनी पड़ेगी भाई। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं हम। क्या हुआ था भाई, हमें सबको पता है पुर्तगालियों का पतन कैसे स्टार्ट हुआ था। जब यूरोप में स्पेन के पतन स्टार्ट हो गया था, उसके साथ साथ आपके पुर्तगालियों का पतन स्टार्ट हो गया था। पुर्तगाली शक्ति उस टाइम बिल्कुल बिखर गई थी जब यूरोप में स्पेन का पतन स्टार्ट हुआ, साथ में पुर्तगाली शक्ति का भी पतन हो गया। इस टाइम जो पुर्तगाली लोग थे, इनकी शक्ति काफ़ी बिखर गई थी। और आपकी जो 17वीं शताब्दी चला था, 17वीं शताब्दी, ये सिर्फ समझते जाओ भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो मैं लिखवा दूंगी। 17वीं शताब्दी के बिल्कुल मध्य युग में लगा लो, मिड में। ठीक है, जो मिड टाइम था, यहाँ तक डचों ने इनका स्थान ले लिया था। डचों ने किसको रिप्लेस कर दिया था, पुर्तगालियों को रिप्लेस कर दिया था। क्योंकि डच 16वीं शताब्दी से ही ना अपनी वाणिज्यिक और नेवल पावर, जो उनकी नौसैनिक शक्ति थी, उसको बढ़ा रहे थे। डच लोग पहले क्या करते थे, पुर्तगाली जो भी हमारे ईस्ट साइड से सामान लेके जाते थे, लिस्बन जाके उतार देते थे। तो फिर डच लोग लिस्बन से एंटवर्स पहुंचाते थे उस सामान को। कहाँ पहुंचाते थे, लिस्बन से एंटवर्स। कहाँ पहुंचाते थे, लिस्बन से, जो पुर्तगाल की राजधानी है, वहां से एंटवर्स। ठीक है, यहाँ से यहाँ क्या करते थे, सामान पहुंचाते थे। कौन, डच, जो पुर्तगाली लोग इस साइड से अपने लेके जाते थे। ठीक है, जहाँ से ये सामान यूरोप के बाज़ारों में पहुँचाया जाता था, कहाँ से, लिस्बन से एंटवर्स, एंटवर्स से आगे। ठीक है, फिर देखो क्या हुआ नेक्स्ट। 17वीं शताब्दी में डचों ने एक शिप का निर्माण किया। उस शिप का नाम क्या था, प्लूट शिप। एक जहाज का निर्माण किया। किन्होंने, आपके डचों ने कौन से जहाज का निर्माण किया। वैसे जहाज के नाम आते नहीं है, पर पता होना चाहिए। कौन से जहाज का निर्माण किया, फ्लूट शिप का। फ्लूट शिप का, जो ये फ्लूट शिप थी, ये कैसी थी, ये ना उस टाइम की काफ़ी शानदार शिप थी। ये काफ़ी हल्की शिप लगा लो, बहुत ज़्यादा हल्की थी। इसके लिए ना ज़्यादा लोगों को, ज़्यादा इसको चलाने के लिए ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि हल्की शिप थी। क्योंकि भारी शिप होती तो उसको काफ़ी लोगों की ज़रूरत पड़ती है चलाने के लिए उस टाइम पे, क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी जितनी आज के दिन है। तो जो ये फ्लूट शिप थी, ये इनका एक, ये लगा लो, इनकी इनोवेशन, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग इनोवेशन थी जो ये फ्लूट शिप था। डचों ने क्या किया, डच, हमें पता है डच क्या है, जो आज का नीदरलैंड है, जिसको हम पहले हॉलैंड बोलते थे। जो हॉलैंड के लोग थे उनको डच बोला जाता था। इन्होंने क्या किया भाई, स्पेन के लोगों को हटाने के लिए काफ़ी संघर्ष किया कि भाई चलो हटो, तुम्हारा पतन निश्चित है, हम करेंगे तुम्हारा पतन। साथ ही साथ इन लोगों ने कसम खा ली। क्या कसम खाई, जो स्पेन का भाई है पुर्तगाल, इनसे हमें मसालों का व्यापार छीनना है, यानी कि मसालों के व्यापार पर अपना एकाधिकार करना है। ये दो चीज़ थी भाई इनकी। और डचों ने क्या किया, क्या रणनीति अपनाई, सेम अंग्रेजों वाली अपनाई। जैसे अंग्रेज भारत के समेत जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था थी, उसको एक नया रास्ता दिया था डचों ने।
अंग्रेजों की तरह ही भारत समेत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था को एक नया रास्ता दिया था। जो इनकी व्यापारिक कंपनी की विशेषता थी क्या थी? जो डचों की व्यापारिक कंपनी थी ये टोटल एक व्यापारिक संस्था थी। ठीक है, जैसे आपकी जो ये पुर्तगाली आए थे ये क्या करने आए थे? ईसाई धर्म पे इन्होंने ज़्यादा ध्यान दिया था कि अपने मिशनरी भेजे, ईसाई धर्म का प्रचार करो, प्रसार करो, धर्म परिवर्तन करवाओ। बट जो डच लोग थे ये टोटली व्यापारिक संस्था थी। और 17वीं शताब्दी में हॉलैंड में, यूरोप में आरंभिक वाणिज्य गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। कौन बन गया था 17वीं शताब्दी में? जो आपके डच लोग थे, हॉलैंड था। ये यूरोप में क्या बन गया था? आरंभिक वाणिज्य गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र बन गया था। जैसे इन्होंने क्या क्या किया भाई? 1609 में क्या किया इन्होंने? 1609 में एम्स्टर्डम एक एक्सचेंज बैंक था। ये शुरू किया कहाँ? एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम में क्या किया? एक एक्सचेंज बैंक की स्थापना की। ठीक है, 1609 में ये किया। फिर इन्होंने 1614 में एक और चीज कर दी। क्या? क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम का आरंभ किया। क्या किया? 1614 में इन्होंने क्रेडिट बैंक ऑफ आरंभ किया, या ये लगा लो इसकी स्थापना की। ठीक है, किसकी? क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम का आरंभ किया 1609 में। एम्स्टर्डम में क्या किया? एम्स्टर्डम में एक्सचेंज बैंक की स्थापना की। 1614 में क्या किया? क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम का स्थापना की या आरंभ किया। इसके बाद क्या होता है? जो एशियाई वस्तुओं की बिक्री हो रही थी अब वो कहाँ से होने लगी? अब वो सारी एम्स्टर्डम में होने लगी थी। ठीक है, जिससे क्या हुआ? जो भी निर्यात था, आपका जो निर्यात का व्यापारिक केंद्र था वो क्या बन गया था? एम्स्टर्डम बन गया था। और जो आपकी एशियाई वस्तुओं में व्यापार से अधिक प्रॉफिट कमाने की जो इनकी महत्वाकांक्षा थी डचों की, उन्होंने क्या किया? जो ये महत्वाकांक्षा थी इन्होंने आकर्षित किया किस चीज़ को? हिंद महासागरीय एरिया और जो आपके एशियाई क्षेत्र है इनकी ओर आने के लिए। ये इनकी इच्छा होगी, इनकी विल पावर थी ये। ठीक है, इनकी डिज़ायर थी। ठीक है, दिल की इच्छा थी। कहाँ? जो इनको ये प्रॉफिट हो रहा था इन सब से, जो भी एशियाई वस्तुओं से ये व्यापार में जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे थे, मुनाफा कमा रहे थे, इससे इनकी डिज़ायर बढ़ गई। जिस वजह से डच लोग अब क्या करने लगे भाई? हिंद महासागर और एशियाई क्षेत्रों की ओर अग्रसर हुए। अब देखते हैं हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई। किसकी? डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। इसकी स्थापना कैसे हुई? ठीक है, क्या था? जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी ये एक वाणिज्यिक उद्यम था जिसने डचों को पूर्व की यात्रा करने के लिए अग्रसर किया। ठीक है, ये वो पहली कंपनी थी जिसको हम ये कह सकते हैं वाणिज्य उद्यम था और डचों को पूर्व की यात्रा करने के लिए इस कंपनी ने अग्रसर किया। यहाँ पे एक आदमी था। कौन था? कॉर्नलिस डी हाउटमेन। कौन थे? कॉर्नलिस डी हाउटमेन। जो ये कॉर्नलिस डी हाउटमेन थे ये क्या थे? ये पहले डच थे। कौन थे ये? पहले डच थे जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने क्या किया भाई? 1596 में
सुमात्रा और बताम की यात्रा की। ठीक है, यहाँ इन्होंने यात्रा की और इन्होंने डचों को हरी झंडी दे दी कि आ जाओ, रास्ता साफ है, चलो व्यापार करते हैं। कहाँ? हम ईस्ट में। और धीरे धीरे कुछ ही सालों में क्या हुआ भाई, भारतीय व्यापार के लिए भी एक नई कंपनी बन गई थी। ठीक है, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे हुई? ये पहली ऐसी कंपनी थी जो एक वाणिज्यिक उद्यम की थी। ये ईस्ट की साइड आए और एक आदमी था कार्नलिस डी हाउटमैन, पहला ऐसा डच प्राणी था ये, जो 1596 में, जैसे आपके वास्को डी गामा आए थे 1498 में, ये बंदा आया था 1596 में। ये सुमात्रा और बताम जाता है, वहाँ यात्रा करता है और देखता है जैसे आपके वास्को डी गामा ने देखा। ठीक है, इसने फिर क्या किया, वही डचों को हरी झंडी दे दी, आ जाओ। ऐसे ऐसे क्या हुआ फिर भाई, जो आपकी डच ईस्ट इंडिया कंपनी है ये भी भारतीय व्यापार के लिए एक नई कंपनी बन गई थी। फिर देखिए क्या होता है, मार्च के महीने में, कौन से सन में, 1602 में। 1602 में क्या होता है, डच संसद ने ना एक उद्घोषणा पारित की जिसे डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई। 1602 में क्या होता है, एक उद्घोषणा पारित हुई इस उद्घोषणा में क्या किया गया, डच संयुक्त कंपनी की स्थापना की गई। पॉइंट हो गया क्लियर भाई। जो ये था, जो ये आपकी डच संयुक्त कंपनी थी, इसमें ना जितने भी डच लोग थे जो स्वतंत्र थे, इंडिपेंडेंट थे और समृद्ध व्यापारी थे, ठीक है, वो लोग भी इसमें शामिल हो गए। और इस कंपनी को क्या नाम दिया गया, VOC। क्या नाम दिया गया, VOC। VOC डच ईस्ट इंडिया कंपनी की VOC क्या थी, ये नाम लिख देती हूँ मैं आपको। ठीक है, क्या नाम है भाई इस कंपनी का, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की थी, वेरिनिग्डे ओस्टिडिस्चे कंपनी। ठीक है, वेरिनिग्डे ओस्टिडिस्चे कंपनी। हिंदी में भी लिखूं क्या भाई, हिंदी में लिख देती हूँ। ओस्टिडिस्चे कंपनी। जो ये कंपनी थी ये कैसी थी, इसी कंपनी को क्या बोला जाता था, यूनाइटेड डच चार्टर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या बोला जाता था, यूनाइटेड डच चार्टर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी, जो आपकी क्या थी, डच संयुक्त कंपनी, जिसकी स्थापना कब हुई थी, मार्च 1602 में एक उद्घोषणा के तहत। अब क्या होता है भाई, VOC की स्टार्टिंग पूंजी लगभग है ना आपकी, ये लगा लो कि 65 लाख गिल्डर के आसपास थी। अब इनको क्या मिल गया, जितना भी आपका भूमध्य सागर था, भूमध्य सागर के ईस्ट साइड जितनी भी व्यापार करने की अनुमति थी वो इन लोगों को मिल चुकी थी। जो आपका भूमध्य सागर था उससे ईस्ट साइड भाई जाके व्यापार करो। इस कंपनी का जो पूर्वी केंद्र था, जो इसका ईस्टर्न पॉइंट था, पूर्वी केंद्र कौन सा था, बेटविया था। कौन सा था, बेटविया। ये इसका ईस्टर्न पॉइंट था, ईस्टर्न सेंटर था, कौन सा, बेटविया। इतना आपको समझ में आ गया। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखो सबसे पहले क्या होता है, 17वीं शताब्दी के मध्य में
ठीक है, क्या होता है भाई, जो आपका स्पेन का पतन हो गया था, स्पेन के साथ ही पुर्तगाल का पतन हो गया था। डच ऑलरेडी 16वीं शताब्दी से एक संघर्ष कर रहे थे स्पेन के साथ कि तुमको हम बाहर निकालेंगे और साथ के साथ तुम्हारा जो पुर्तगाली भाई है इसका भी एक अधिकार हम जगह जगह से खत्म करेंगे, और स्पेशली जो इन्होंने मसाला पे अपना एक अधिकार कर रखा है इसको हम खत्म करेंगे। तो 17वीं शताब्दी के मध्य तक ना ये लोग क्या करते थे, जो पुर्तगाली लोग ईस्ट साइड से अपना सामान ले जा रहे थे लिस्बन और फिर वहाँ से यूरोप में व्यापार कर रहे थे, डच लोग लिस्बन से एंटवर्स तक जो सामान था उसको पहुँचाने का काम करते थे। फिर क्या होता है, डचों ने एक जहाज़ का निर्माण किया, फ्लूट शिप का। ये इनकी बहुत अच्छी इनोवेशन थी, ठीक है। और जो डच लोग थे ये एक व्यापारिक संस्था थी, टोटल ये अपना ये लगा लो कि ट्रेड पे ही चल रहे थे। इनको कोई मतलब नहीं था कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, तुम ईसाई धर्म अपनाओ या कुछ भी अपनाओ, इनका एक ही मोटिव था कि भी हमको व्यापार करना है। तो 1609 में इन्होंने क्या किया, एक एम्स्टर्डम में एक्सचेंज बैंक की स्थापना की। 1614 में क्रेडिट बैंक ऑफ एम्स्टर्डम की शुरुआत की। अब देखो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कैसे होती है। एक आदमी आता है भाई, कौन, कार्नेलिस डी हाउटमेटन। ये पहला डच आदमी था जो क्या करता है, 1596 में यात्रा करता है, कहाँ की, सुमात्रा और बताम की, ठीक है। यहाँ आने के बाद ये देखता है कि हाँ भाई हमारा रास्ता साफ है, भैया आ जाओ हम करते हैं व्यापार। और यहीं से भारत में भी व्यापार की इनकी भाई ये लगा लो कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी। फिर देखो मार्च 1602 में क्या होता है, एक उद्घोषणा पारित की जाती है डच सरकार की तरफ से, डच संयुक्त कंपनी की स्थापना की गई, जिसके अंतर्गत, जिसमें इनकी जो कंपनी थी यूनाइटेड डच चार्टर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी, या ये लगा लो वेरिनिग्डे ओस्टिडिच कंपनी, जिसको हम वीओसी बोलते हैं, ठीक है। ये इन लोगों को एक ऐसा ऑफिशियल लेटर दिया गया कि तुम भूमध्य सागर से ईस्ट साइड में जाके व्यापार कर सकते हो, ठीक है। और इन्होंने अपना ईस्ट साइड में सेंटर क्या बनाया, बेटविया। फिर देखो इतना आपको समझ में आ गया, तो अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, भारत में डच फैक्ट्रियों की स्थापना कैसे हुई। ठीक है, और जितना आपको करवाया भाई पॉइंट टू पॉइंट है, बट थोड़ा सा देखो स्टोरी बतानी पड़ती है, अगर स्टोरी नहीं होगी तो डायरेक्ट फिर ऐसे याद भी नहीं रहता। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। भारत में डच फैक्ट्रियों की स्थापना कैसे होती है। डचों ने भारत और जो आपका हिंद महासागरीय क्षेत्र था इसमें पुर्तगालियों को चैलेंज किया, आओ, क्योंकि इन्होंने तो कसम खा रखी थी, और अपने भारत में अनेक बस्तियां और व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की। डचों ने भारत में जो स्थापना की थी, संस्थापना थी इनकी, सबसे बड़ी विशेषता क्या रही कि इन लोगों ने ना पुलिकट का जो गेल्ड्रिया एरिया था, ये आपका भारत का साउदर्न पोस्ट है, यहाँ पे एक एरिया है आपका क्या, पुलिकट, ठीक है। पुलिकट में एक जगह थी, कौन सी, गेल्ड्रिया, ठीक है। यहाँ पे एक दुर्ग बनाया, इस दुर्ग को इन्होंने अच्छे से बनाया। बाकी जितनी इन्होंने बस्तियां बनाई, दुर्ग बनाए, वो सारे अदुर्गीकृत थे, मतलब वो प्रॉपर दुर्ग नहीं बनाए थे। ये इनकी एक खास विशेषता रही। डचों ने जो आपका ये ईस्टर्न पोर्शन है और जो ये आपका वेस्टर्न पोर्शन है, सॉरी वेस्टर्न पोर्शन ये हो गया और ईस्टर्न पोर्शन ये हो गया, और यहाँ पे थोड़ा सा बंगाल में भी इन्होंने किया था। इन्होंने अपनी ऑलमोस्ट फैक्ट्रियाँ यहीं स्थापित की। तो एक बार हम, अगर मैंने मैप ले रखा है तो मैप से देखते हैं हमने, ये देखते हैं, ये देखो मैप, देखो मैप करना क्यों जरूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है मैप, मैप के बिना कुछ भी नहीं है। ये लगा लो आप एक तरह से, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि मैप आ जाए। अब देखो डीए का मतलब क्या है, जहाँ जहाँ डीए लिखा होगा वो लगा लो डेनिश है, डी से मतलब है डच का, और हमें सिर्फ डच का देखना है। तो देखिए डच, एक तो चिनसुरा यहाँ हो गया इनका,
एक आपका मसूलीपट्टनम हो गया, जहां इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री लगाई थी। कब? 1605 में। इन्होंने, पेन का साइज छोटा कर लेती हूँ, अब दोबारा करती हूँ। देखो, इन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई थी? अपनी मसूलीपट्टनम में लगाई थी। कब लगाई थी? 1605 में। ठीक है। 1610 में इन्होंने पुलिकट में लगाई। ठीक है। फिर 1616 में ये कहाँ पहुँचे? सूरत पहुँच गए थे। कब पहुँचे? 1616 में। फिर 1641 में बिमलीपट्टनम पहुँचे, जो आपके, देखो अब डच का ये देखते हैं, त्रावणकोर, नागापट्टनम, ठीक है, आपका चिंसूरा, और आपका था एक कासिम बाजार पटना। ठीक है, यहाँ पे पटना में भी ये लोग गए, बालासोर भी ये लोग गए। ठीक है, यहाँ बालासोर में ये लोग गए। और जो आपका नेगापट्टनम था, हो गया नागापट्टनम, कोचीन हो गया। यहाँ इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। तो ये आपको क्यों बताया है? ताकि आपको ये याद रहे मैप से कि इन्होंने अपनी फैक्ट्री कहाँ कहाँ लगाई थी। 1605 में मसूलीपट्टनम में, 1610 में पुलिकट में, 1641 में ये आगे थे बिमलीपट्टनम में, और फिर आपके 1645 में ये करिकलम में थे। ठीक है, ये रहा करिकलम, बिल्कुल यहाँ पे ये रहा करिकलम। ठीक है, और फिर आपके यहाँ ऐसे लगा के चलो, ये है आपका। ठीक है, अब लगाते हैं। यहाँ क्या था आपका? मसूलीपट्टनम। यहाँ क्या था? फिर आपका पुलिकट। फिर इन्होंने आपका त्रावणकुबेर में लगाया। ठीक है, और फिर आपका आ गया कौन सा? कारिकल, बिल्कुल जस्ट इसके नीचे। फिर इसके जस्ट नीचे आपका नागापट्टनम था। ठीक है, और जैसे यहाँ पे आपका कोचीन आ गया, यहाँ पे आपका सूरत आ गया, यहाँ पे आपका चिंसूरा आ गया, और यहाँ पे आपका पटना हो गया। ठीक है, यहाँ इन्होंने एक से फैक्ट्रियाँ अपनी स्थापित की। तो चलो हम इनको भी लिखते हैं एक बार, कहाँ कहाँ इन्होंने फैक्ट्रियाँ स्थापित की, यहाँ पे ही लिख देते हैं भाई। देखो, इन्होंने कहाँ कहाँ फैक्ट्रियाँ लगाई। 1605 में सबसे पहले कहाँ लगाई? मसूलीपट्टनम में। ठीक है, 1610 में पुलिकट, 1616 में कहाँ पहुँचे ये लोग? गुजरात, सूरत में पहुँच गए। फिर 1641 में बिमलीपट्टनम, और आपके 1645 में करिकल, 1658 में कहाँ पर आ गए ये? कासिम बाजार, और पटना, बालासोर, और आपका नागापट्टनम कह दो इसको। ठीक है, 1663 में कोचीन में। यहाँ इन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। कहाँ कहाँ? 1605 में मसूलीपट्टनम, 1610 में पुलिकट, 1616 में सूरत, 1641 में बिमलीपट्टनम, 1645 में करिकल, 1658 में कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नागापट्टनम, 1663 में कोचीन। यहाँ पे ये लोग आ गए थे। फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया? इसके बाद यहाँ ये नहीं रुके। अब ये कहाँ पहुँच गए? अब ये पहुँच गए आपके जो आपके भारतीय सीमा के लगते जो एरिया थे वहाँ। जैसे 1605 में ही क्या किया इन्होंने? भाई एरिया में अम्बोयना में इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई। कहाँ पे? अम्बोयना में। 1619 में मसाला द्वीप पे इन्होंने अपना कब्जा किया। ठीक है, 1658 में श्रीलंका में अपनी फैक्ट्री लगाई, और 1641 में
मलक्का पे तो क्या किया था इन्होंने, पुर्तगालियों को हरा के कब्जा किया था। अब देखो नेक्स्ट क्या है, डचों को अपनी जो व्यापारिक धाक जमानी थी, जो भारत में इन्होंने अपनी धाक जमाई है व्यापारिक, इसमें कोई इनका अकेले का हाथ नहीं है। हमारे जो भारतीय शासक थे उस टाइम के, जो स्थानीय शासक थे, उन्होंने इनको काफ़ी फैसिलिटी प्रोवाइड की, ठीक है। जैसे आपके गोलकुंडा के सुल्तान थे, जिंजी मदुरई और तंजावुर के शासक थे, इन्होंने डचों को कम टैक्स पर व्यापार करने की छूट दी। किन्होंने, गोलकुंडा के सुल्तान ने, जिंजी मदुरई और तंजावर के शासकों ने इनको क्या किया, बहुत कम टैक्स पर इनको काम करने की मोहलत दे दी। और कोचीन में उस टाइम किसका शासक था, कोचीन में उस टाइम कौन थे, कोचीन में शासक थे आपके मुट्टा के शासक का था भाई। इन्होंने क्या किया, इनको काफ़ी फैसिलिटी प्रोवाइड की डचों को। और इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो क्या था आपका, यहाँ पे एक एरिया पड़ता है आपका केरल में, कौन सा, पुडाकक्कड़ और कांग्रनूर, ये जो इनके जो बीच का एरिया था ना, यहाँ पे काली मिर्च बहुत ज़्यादा होती थी, काली मिर्च। यहाँ पर इन्होंने अपना एकाधिकार कर लिया भाई। किन्होंने एकाधिकार कर लिया, डचों ने कर लिया काली मिर्च पर। अब देखो जो आपका उत्तरी और दक्षिणी कोरोमंडल तट था, वहाँ पे डचों को किस चीज़ की रियायत दे दी गई, चुंगी की, ठीक है। जो आपका टोल टैक्स लगा लो एक तरह से, वो इनको वहाँ फ्री कर दिया था। और जो व्यापार करते थे किसका, कपड़ों का, उस पर जो स्टैंप टैक्स लगता था ना, उससे भी इनको मुक्त कर दिया। और जबकि भारत में उस टाइम क्या होता था, जितने भी विदेशी व्यापारिक लोग थे उन सबको वहाँ पर टैक्स देना पड़ता था, लेकिन इनको क्या कर दिया, टैक्स से फ्री कर दिया। इतना आई गेस आपको ये स्टोरी आज की समझ में आ गई होगी। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है भाई, ठीक है। फैक्ट्स हमने कर लिए हैं, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। डच का भारत में आगमन कब हुआ, इनका 1605 में इनका आगमन हुआ। 1605 में इन्होंने क्या किया था, मसूलीपट्टनम में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी, ठीक है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1602 में, जिसको हम क्या बोलते हैं, यूनाइटेड डच चार्टर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी। और एक और नाम से बोलते हैं इसको हम क्या, VOC, वेरिनिग्डे ओस्टिडिचे कंपनी। भारत में डचों की पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में 1605 में स्थापित हुई। डचों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन सा था, नागापट्टनम तमिलनाडु में, ठीक है। कौन सा था, नागापट्टनम तमिलनाडु में, ये इनका व्यापारिक केंद्र था। डचों ने भारत में मसाला व्यापार, काली मिर्च, लौंग, जायफल में रुचि ली। डचों का मुख्य उद्देश्य क्या था, व्यापारिक लाभ कमाना और समुद्री रास्तों पर अपना नियंत्रण स्थापित करना। डचों ने पुलिकट पे कब इन्होंने अपनी फैक्ट्री लगाई थी, 1610 में, वहाँ पर भी अपना एक व्यापारिक केंद्र बनाया। डचों ने श्रीलंका और मलक्का पर कब, 1658 में, और मलक्का पर कब, 1641 में, ठीक है। ये इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया था। डचों का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था, इनके पहले तो देखो कौन था, पहले तो पुर्तगाली थे, बट पुर्तगाली तो अब धीरे धीरे अपना लिमिट में होते गए। अब इनके सामने चैलेंज बनकर कौन खड़े थे, अंग्रेज। भारत में डचों की शक्ति का निर्णायक रूप से बेहस, यानी कि जिसको हम बैदरा का भी युद्ध बोल देते हैं, बादरा का भी युद्ध बोल देते हैं, ये आगे आएगा। 1759 में अंग्रेजों ने समाप्त कर दिया था बेहस का युद्ध। बेहस की लड़ाई यानी कि बैटल ऑफ बाड्रा डच और अंग्रेजों के बीच कहाँ हुई थी, बंगाल में हुई थी। चलो अभी यहाँ तक पहुँचे नहीं हैं, बट हम पहुँचेंगे तब तक आपके माइंड में रहेगा ना कि हाँ ऐसा ऐसा कुछ हुआ था। भारत में डचों का प्रभाव 18वीं शताब्दी के अंत तक लगभग समाप्त हो गया था। 1825 ईस्वी में डचों ने भारत से पूर्णतः हटने का निर्णय लिया। भारत में डचों की गतिविधियां मुख्यतः हमारा जो दक्षिणी भारत का आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और आपका जो ईस्टर्न पॉइंट था, यहाँ तक इनका सीमित था। बाद में गए थे भाई वो कहाँ, आपका जो वो एरिया था
क्या था अभी, देखो याद था माइंड में और अभी निकल गया। जो आपके बंगाल में था, चिंसूरा, पटना, ठीक है। पूर्वी तट तक ये सीमित थे। डचों ने भारत में राजनीतिक सत्ता की अपेक्षा व्यापार पर अधिक ध्यान दिया, और पुर्तगालियों ने क्या किया था, ईसाई धर्म को ज़्यादा बढ़ावा दिया था। डचों ने भारत में सुनियोजित व्यापारिक रणनीति अपनाई थी। डचों की प्रमुख व्यापारिक कंपनी डच ईस्ट इंडिया कंपनी वीओसी, जिसे हम क्या बोलते हैं, वेरिनिगडे ओस्टिडिचे कंपनी। डच कंपनी को नीदरलैंड, आज का नीदरलैंड, पहले क्या था ये हॉलैंड, सरकार द्वारा 21 वर्ष का विशेषाधिकार प्राप्त था, ठीक है, कि भाई तुम्हें 21 साल का हम एक पत्र देते हैं, तुम 21 साल तक भूमध्य रेखा से उस साइड जाके अपना व्यापार कर सकते हो। डचों का मुख्य व्यापार क्या था, मसाले, रेशम, कपड़ा, नील, नमक, अफीम आदि। क्या क्या था, मसाले, रेशम, कपड़ा, नील, नमक, अफीम आदि। डचों ने भारत में अतिरिक्त कहाँ कहाँ किया, जावा, सुमात्रा, बोर्निया, श्रीलंका, अम्बोयना, मसाला द्वीप, ये सारे इन्हीं का पार्ट है भाई, मलक्का, ठीक है। यहाँ पे भी अपने उपनिवेश स्थापित किए, जावा, सुमात्रा, बोर्निया, श्रीलंका, मलक्का, अम्बोयना कह दो, मसाला द्वीप कह दो, ठीक है। डचों ने भारत में कोचीन, त्रावणकोर, क्राइकल जैसे बंदरगाहों पर भी अपना अधिकार किया। कहाँ कहाँ, कोचीन, त्रावणकोर और क्राइकल। डचों ने मुथाजी रियासत, यानी कि जो तंजावुर क्षेत्र था ना, आपको बताया था ना कि तंजावुर के शासकों ने इनको काफ़ी छूट दे दी थी। कौन कौन से जगह थी वो, एक तो आपकी तंजावुर थी, मुदरई थी और जिंजी, गोलकुंडा के सुल्तानों ने इनके साथ गठबंधन किया। वहाँ पे उस टाइम कौन थे, मुथाजी रियासत थी तंजावुर में। भारत में डचों ने स्थानीय राजाओं के साथ व्यापारिक संधियां भी की थी। बाकी का अब हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा, इतना दिमाग में घुसता भी नहीं है। तो चलो अब हम करते हैं, एक बार रिवीजन कर लें जो अभी हमने किया है, क्या क्या किया है। देखो इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां कहाँ कहाँ स्थापित की, 1605 में मसूलीपट्टनम में, 1610 में पुलिकट में, 1616 में 1616 में सूरत में, 1641 में बिमिलपट्टनम, 1645 में कारिकल में, और 1653 में चिंसूरा, 1658 में कासिम बाजार, पटना, बालासोर और नागापट्टनम में, 1663 में कोचीन में, ठीक है। डचों का भारत में आगमन कब हुआ था, 1605 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1602 में, जिसे हम यूनाइटेड डच चार्टर्ड ईस्ट इंडिया कंपनी भी बोल देते हैं, और वेरिनिगडे ओस्टिडिचे कंपनी भी बोलते हैं। बार बार मैं रिपीट क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जितनी बार रिपीट होगा उतनी बार माइंड में जाता है। भारत में डचों की पहली फैक्ट्री मछलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम भी इसको बोल देते हैं, आंध्र प्रदेश 1605 में स्थापित हुई। डचों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र आपका नागापट्टनम था, जो तमिलनाडु में है। डचों में भारत में मसाला व्यापार में काली मिर्च, लौंग और जायफल में इन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, व्यापारिक लाभ कमाना और समुद्री नियंत्रण प्राप्त करना। डचों ने पुलिकट, जो 1610 में इन्होंने अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। डचों ने श्रीलंका और मलक्का, श्रीलंका में 1658 और मलक्का में 1441 पर नियंत्रण स्थापित किया। डचों का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन थे, अंग्रेज थे। भारत में डचों की शक्ति का निर्णायक रूप से बेहस की लड़ाई जो अंग्रेजों और इनके बीच में हुई थी, बैटल ऑफ वाद्रा, ठीक है, किनके बीच में हुई थी, 1759 में, अंग्रेजी ब्रिटिश वर्सेस डच। भारत में डचों का प्रभाव 18वीं शताब्दी तक, ये भी एंड पे आ गए थे भाई। 1825 में डचों ने भारत से पूर्णतः हटने का निर्णय लिया। कब, ये 1825 में अपने चले गए थे। भारत में डचों की गतिविधियां मुख्यतः हमारा जो साउदर्न इंडिया है हमारा, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, हमारे ईस्टर्न तट हो गए, कौन कौन से, जैसे आपका नागापट्टनम और ये सब हो गया, और जो आपके वेस्टर्न तट हो गए, कोचीन हो गया और ये एरिया हो गया, ठीक है। भारत में डचों ने भारत में राजनीतिक सत्ता की अपेक्षा व्यापार पर अधिक ध्यान दिया। डचों ने भारत में सुनियोजित व्यापार रणनीति अपनाई थी। डचों की प्रमुख व्यापारिक कंपनी कौन सी थी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी। डचों की कंपनी जो हॉलैंड, जिसको हम पहले हॉलैंड बोलते थे, इनको सिर्फ 21 वर्ष का एक विशेषाधिकार दिया गया था। डचों का मुख्य व्यवसाय क्या था, मसाले, रेशम,
रेशम का कपड़ा हो गया, मसाला हो गया, कपड़ा हो गया, नील, नमक, अफीम था। ठीक है, डचों ने भारत के अतिरिक्त जैसे जावा, सुमात्रा, बोर्निया को ही हम चाहे अम्बोयना बोल दो, श्रीलंका हो गया, आपका मसाला द्वीप हो गया, इन सब पे इन्होंने कब्जा किया था भाई। कब्जा क्या किया था मतलब अपने व्यापारिक उपनिवेश इन्होंने अपने स्थापित किए थे वहाँ पर। डचों ने भारत में कोचीन जैसे त्रावणकोर, क्राइकल जैसी बंदरगाहों पर अधिकार किया। कहाँ कहाँ? कोचीन, त्रावणकोर और क्राइकल में। डचों ने जो तंजावुर क्षेत्र में उस टाइम मुथाजी रियासत थी, इनके साथ गठबंधन किया और भारत में डचों ने स्थानीय राजाओं के साथ भी काफ़ी व्यापारिक संधियाँ बनाई थी। अब हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से, और भी मतलब मेरे ख्याल से हम नेक्स्ट में ख़त्म ही कर देंगे डच का पोर्शन। तो चलो भाई मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक